सभी लोगों का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इजी नेट पे। तो जोश भी बिल्कुल भी हाई होना चाहिए, ठीक है। अंदर जोश भर के रहना। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा जो बायोटेक्नोलॉजी का जो दूसरा चैप्टर है, यानी बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, उसको, ठीक है। एक इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है, सारा कुछ एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चन यहाँ से आता है, ठीक है। ऐसा कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है, ध्यान से सुनना, सब कुछ याद हो जाएगा। एनसीईआरटी पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर चाहो तो एक बार पढ़ लेना, ठीक है, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। सारा कुछ मैं जो यहाँ पर नोट्स में मैंने लिखा है वहीं से क्वेश्चन आएगा नीट पे, उससे बाहर नहीं आएगा। और एक दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अगर आप चाहो तो उसे शेयर कर सकते हो, ठीक है। मैं एक बार इसे हर वक्त रिमाइंड करवा देता हूँ आपको, क्योंकि जब तक मैं रिमाइंड नहीं करता हूँ आप लोगों को, तब तक आप सब्सक्राइब और लाइक करते नहीं हो। इसीलिए देखिए, मैंने अभी चैनल नया बनाया है, तो चैनल ऑब्वियसली छोटा चैनल है, सब्सक्राइबर बिल्कुल ना ही की बराबर है, 11 सब्सक्राइबर है सिर्फ मेरे। तो अगर किसी को लग रहा है कि 11 सब्सक्राइबर है, ये क्या पढ़ेगा, कैसे पढ़ेगा, तो फिर मैं तो कुछ नहीं बोल सकता। अगर आपको लग रहा है कि ये पढ़ा सकता है, पढ़ा रहा है, हमको इससे कोई हेल्प मिल रही है इसके पढ़ाने से, तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना दोस्तों, ठीक है। मेरा बस इतना ही रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से। चलो स्टार्ट करते हैं, आज का कार्यक्रम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, ये जो चैप्टर है, इसे पढ़ने के लिए बायोटेक 1 का पढ़ा होना बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, और इसीलिए मैंने इसे पहले स्टार्ट किया है, ठीक है, क्योंकि ये एग्जाम्पल बेस्ड है और यहाँ से 5 से 7 क्वेश्चन यहाँ से आते भी है, तो ऑब्वियसली हाई वेटेज चैप्टर है, इसीलिए मैंने इसे ही स्टार्ट कर दिया पहले, ठीक है। और बायोटेक 1 से भी 5 से 7 क्वेश्चन ही आते हैं, ऐसा बात नहीं कि उसका वेटेज कम है इसीलिए, नहीं, वो समझने की चैप्टर है, इसीलिए मैं तो पहले ही कहा था, जो रट्टा मारने की चैप्टर है वो सारा मैं पहले करवाऊँगा, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। अब ये जो एप्लीकेशन हम बायोटेक्नोलॉजी का पढ़ेंगे, तो ये पहले हम कैसे पढ़ेंगे देखते हैं। देखिए, पहले तो हम एग्रीकल्चर में पढ़ेंगे और फिर मेडिसिन पे पढ़ेंगे, ठीक है। पहले एग्रीकल्चर में कैसे इसे हम अप्लाई करते हैं, फिर मेडिसिन के जो क्षेत्र है, सेक्शन है, उस पर हम कैसे अप्लाई करते हैं, और फिर कुछ एथिकल इश्यूज़ है उसे हम देखेंगे, ठीक है। तो जो क्रिटिकल रिसर्च एरिया है, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी किस किस मुकाम पर जो रिसर्च करता है वो उसके बारे में एनसीईआरटी पे थोड़ा दिया गया है, ठीक है। तो उसका जो मेन जो पार्ट है, उस लाइन का 5-7 लाइन लिखा है उसमें, वो पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। जो ऑप्शन पे रहेगा, जो इम्पोर्टेंट है, वो है बेस्ट कैटलिस्ट बनाना, और क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन करना, और डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के बारे में वहाँ पर लिखा गया है, ठीक है। अब ये डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या होता है, ये हम बायोटेक 1 में पढ़ेंगे। अब वे सिंपली याद रखना कि डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, क्रिएटिंग ऑप्टिमल कंडीशन एंड बेस्ट कैटलिस्ट, ये जो तीनों जो पार्ट है, इस पार्ट में बायोटेक्नोलॉजी अप्लाई किया जाता है, ठीक है, और काम करता है इन तीनों जगह पर। अब हम आ जाते हैं हमारा जो मेन पार्ट है, यानी कि जहाँ से हमारा चैप्टर अच्छे से स्टार्ट होता है, वो है एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर में जो इसका है वो क्या एप्लीकेशन है, ठीक है। देखिए, पहले तो ये बात करते हैं, पहले जो हमारा था, पहले था एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर, ठीक है। उसके बाद आया ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, और उसके बाद जो अभी मॉडर्न जो टेक्निक है वो है जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर, ठीक है। अब देखो, जो एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर था वो बहुत ही पहले था, ठीक है। यानी कि जब ग्रीन रिवोल्यूशन आया था, यानी कि जब हमारा जो उत्पादन था, जो हमारा जो प्रोडक्शन था क्रॉप का, वो तब ट्रिपल हो गया था। यानी कि ग्रीन रिवोल्यूशन पहले जितना हमारा क्रॉप प्रोड्यूस होता था, ग्रीन रिवोल्यूशन के बाद में उसका 3 गुना प्रोड्यूस होने लगा, ठीक है। तो तब हम जो उसका जो प्रोडक्शन बढ़ाए थे, वो कैसे किया था, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर के बारे में, एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर के मदद से, ठीक है। और एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर में क्या आता था, फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड। क्या आता था, फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड के द्वारा हमने एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर किया था, और उससे ग्रीन रिवोल्यूशन आया था। लेकिन ग्रीन रिवोल्यूशन के द्वारा
ट्रिपलिंग ऑफ फूड हुआ था, ये वर्ड मैंने नोट्स पे लिखा है और आप याद रखना एनसीईआरटी पे है, इंपॉर्टेंट है। ट्रिपलिंग, ट्रिपलिंग मैंने ट्रिपल हो गया था, सिंपली ट्रिपल याद रखना, ट्रिपलिंग एनसीईआरटी में लिखा है, ठीक है। तो लेकिन ट्रिपल हो जाने के बाद भी फूड प्रोडक्शन, हमारा जो इंडिया का जो पॉपुलेशन था उसको खिलाने पिलाने के लिए वो भी काफ़ी नहीं था। तो उसके बाद हमें उससे भी ज़्यादा कुछ एडवांस चीज़ों की ज़रूरत हमने महसूस किया। तो उसके बाद जो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर आया, और उसके बाद जब हम मॉडर्न डेज में जब यानी कि प्रेजेंट में जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर आया, ठीक है, समझ गए। जब दूसरा पेज में चलते हैं, अब आ जाते हैं ग्रीन रिवोल्यूशन। ये देखो ग्रीन रिवोल्यूशन तो मैंने बता दिया था, ट्रिपलिंग ऑफ फूड प्रोडक्शन होता है, ठीक है। चलो इसके बाद जो आता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, यानी कि हमने पहले जो पढ़ा था, ये जो जेनेटिकली इंजीनियर क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर होता है, ये कैसे होता है, कैसे करते हैं, ठीक है। इसके बारे में जब हम पढ़ेंगे तो पहले हमें पढ़ना पड़ेगा जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। इसका जो डेफिनेशन है ये मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, एनसीईआरटी का ही डेफिनेशन है। तो कैसे करते हैं, जो प्लांट होता है, बैक्टीरिया, फंगी, एनिमल्स होता है, जिसका जीन को हम मैनिपुलेट करते हैं, ठीक है। यानी कि आप सिंपली ये इसको हम डिटेल में तो बायोटेक 1 में समझेंगे, लेकिन आप मोटा मोटा ये समझ लो कि हमारा जो कोई डिज़ायर जीन है, यानी कि मान लो कि 2 एनिमल है, ठीक है। तो 2 एनिमल में नहीं, प्लांट के बारे में बात किया जाए तो प्लांट ही लेते हैं। 2 प्लांट है, आप मान लो दोनों मैंगो का 2 स्पीसीज, 2 मैंगो का प्लांट है, ठीक है। एक में जो होता है, एक मैंगो का प्लांट बहुत ही लंबा होता है और एक मैंगो का जो मैंगो होता है बहुत ही स्वीट होता है, ठीक है। लेकिन जो लंबा पेड़ होता है मैंगो का, उसका जो फ्रूट होता है वो स्वीट नहीं होता, ठीक है। लेकिन लंबा होने से फ़ायदा क्या है, बहुत ही ज़्यादा बेटे हो जाएगा कोई भी प्लांट, तो लंबा होने से फ़ायदा क्या है, जो हमारा जो गोट है, काऊ है, वो उसे खा नहीं पाएंगे, ठीक है ना। तो लंबा प्लांट में हम चाहते हैं कि उसका जो फ्रूट हो वो भी उस बेटे प्लांट, शॉर्ट प्लांट, मैंगो प्लांट की तरह भी स्वीट हो। तो हम क्या करेंगे, शॉर्ट मैंगो प्लांट जो है उसका जो जीन है, पर्टिकुलर जीन, यानी कि डिज़ायर जीन हम जिसे कहते हैं, जिसके वजह से जो उस प्लांट का जो मैंगो स्वीट होता है उसको हम वहाँ से निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, कैसे नहीं निकालेंगे, उस सब तो बायोटेक 1 में पढ़ेंगे, ठीक है, यानी कि बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस, उसमें। तो उस जो डिज़ायर जीन है उसको हम उस शॉर्ट प्लांट से निकल के जो लॉन्ग प्लांट है मैंगो का, उस पर हम पुट करेंगे, ठीक है, उसका जीन में। अब वो वेक्टर रहेगा, प्लाज्मिड रहेगा, कैसे क्या होगा नहीं होगा बाद में देखेंगे, प्लान करेंगे। और कुछ जेनरेशन के बाद उसका जो कुछ जेनरेशन नहीं, उसके बाद ही उसका जो मैंगो आने लगेगा वो स्वीट आने लगेगा, ठीक है, समझ गए। यानी कि हमने क्या क्या, हमने दूसरे कोई प्लांट में से जो हमारा डिज़ायर जीन था उसे लेकर हमारा जो डिज़ायर जो प्लांट था उसमें हम पुट कर दिया, और उसके बाद हमें जो हमारा जो क्वालिटी का मैंगो हमें जो चाहिए था, यानी कि स्वीट मैंगो हमें चाहिए था, वो हमें मिलने लगा, ठीक है, समझ गए। चलो इस तरीके को जो प्लांट होता है उसे हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म कहते हैं, ठीक है, जीएमओ। चलो अब आ जाते हैं जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन है, यानी कि जो हमारा जो जेनेटिक हम जो प्लांट में जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन जो करते हैं उसमें हमें फ़ायदा क्या मिलता है, ठीक है, कुछ तो हमें फ़ायदा मिलना चाहिए ना। तो मैंने सारा कुछ जो है वो यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। तो मैं आपको एक बार पढ़ के बता देता हूँ, हिंदी में बता दो। देखो जो हमारा जो प्लांट होता है ना, जब हम उसे जेनेटिकली मॉडिफाइड करते हैं तो वो जो एबायोटिक स्ट्रेसेस है, यानी कि जो विंड है, जो वाटर है, जो सॉल्टी एरियाज है, जो भी है एबायोटिक स्ट्रेसेस, जो भी है एबायोटिक स्ट्रेसेस के बारे में आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग क्लास में भी पढ़ेंगे। वाटर और विंड वहाँ पर है, लेकिन मेनली विंड होता है, ठीक है। तो चलो वहाँ पर देखेंगे वो। तो जो एबायोटिक स्ट्रेसेस है वो मोर टॉलरेंट हो जाते हैं, यानी कि अगर कोई भी प्लांट रहता है, अगर मान लो कि 1% 2% वाटर में भी उसका जो वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, लेकिन अब जब उसे जेनेटिकली मॉडिफाइड कर देंगे तो उसे 5%, 10%, 15-20 ऐसा कुछ परसेंट में वाटर अगर लगेगा तो डिस्ट्रॉय होगा, यानी कि वो मोर टॉलरेंट हो जाता है। उसका जो टॉलरेट करने का जो पावर होता है वो इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। कोई भी चीज़ जो केमिकल पेस्टिसाइड होता है, केमिकल पेस्टिसाइड का जो हम यूज़ करते हैं वो कम कर देते हैं, क्योंकि वो तो जेनेटिकली मॉडिफाइड है ना। अब थोड़ी आगे ही आप पढ़ेंगे बीटी कॉटन जो होता है उसे कॉर्न बोरर,
बॉल वार्म जो है वो सारे चीज़ वहाँ पर नहीं आते, क्योंकि वो जो उससे वो रेजिस्टेंट हो जाता है। कैसे होता है बाद में देखेंगे, पहले ये देखो। तो अगर वो खुद से ही आप खुद को प्रोटेक्ट कर सकता है तो हमें बाहर से केमिकल पेस्टिसाइड देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो ऑब्वियसली उसका जो हम यूज़ करते हैं वो कम करते हैं, ठीक है। तो उसका जो रिड्यूस हो जाता है, उसके यूज़ जो रिड्यूस हो जाते हैं। अब आ जाते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन, पोस्ट हार्वेस्ट जो होता है उससे वो कम करता है, यानी कि जो हम हार्वेस्ट करते हैं उससे पहले ही जो डिस्ट्रॉय हो जाता है हमारा बहुत सा जो प्लांट है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो वो जो डिस्ट्रॉय जो होता है उसका तो हमारा लॉस होता है। तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप वो जो लॉस होता है उसको कम करता है, ठीक है। जो प्लांट जो मिनरल एब्जॉर्ब करता है मिट्टी से, तो सॉइल से, तो कैसे करता है? अभी आपका दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, मैंने जब बताया तो ऐसे होगा कि देखो मिनरल्स जो है ना वो प्लांट एक्टिवली एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, एक्टिवली एब्जॉर्ब करता है प्लांट वो। अब कुछ एपिडर्मल होता है, कॉर्टेक्स होता है, एपिडर्मिस होता है, कुछ लेयर होता है रूट के अंदर, ऐसा कुछ है, एपोप्लास्टिक पाथवे होता है, सिम्प्लास्टिक पाथवे, ये सारे बातें हैं। लेकिन ये सारे बातें हम जो है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट एंड मिनरल न्यूट्रिशन पे पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर वो नहीं है, यहाँ पर जो है वो पढ़ते हैं हार्वेस्ट और लॉस करते हैं, और जो मिनरल जो एब्जॉर्ब करता है उसका जो एफिशिएंसी होता है उसे इंक्रीज़ करता है, ठीक है। और जो फूड का जो न्यूट्रिशनल वैल्यू है उसे भी इंक्रीज़ करते हैं। जैसे कि आप देख लो जो विटामिन ए है गोल्डन राइस में वो इंक्रीज़ हो गया, ठीक है। देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रुक जाओ, ये क्या होगा, ये थोड़ा मिटा लेते हैं ना, चलो देखते हैं। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं, रुको थोड़ा सा, रुको रुको रुको, देख लेते हैं। नहीं, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर ये सारे, रुक जाओ, यहाँ पर ये सारे लिखा हुआ है, ठीक है। और एक जो पॉइंट है उसे देख लेते हैं। ये देखो गोल्डन राइस के बारे में लिखा गया है, ठीक है। अब आ जाता है बैसिलस thuringiensis के बारे में, यानी बीटी के बारे में। शॉर्ट फॉर्म में इसे हम बीटी कहते हैं, ठीक है। ये से याद रखना, एनसीईआरटी पे लिखा गया है ये, ठीक है। अब ये जो है यहाँ पर बहुत सारा कुछ मैंने हिस्ट्री लिख दिया है, इसे आप पढ़ लेना, इसे मैं नहीं पढ़ाऊँगा आप लोगों को, ठीक है। ये सारा कुछ मैं आपको नहीं पढ़ाऊँगा क्योंकि ये ज़रूरत नहीं है। आप सब मुझे सुन लो क्या है क्या नहीं है, ठीक। ये जो बीटी होता है ना, बीटी यानी कि बैसिलस thuringiensis, ये इंसेक्ट रेजिस्टेंस होता है। इंसेक्ट रेजिस्टेंस कैसे होता है? इसका जो जीन है यानी कि क्राई जीन, जिसे हम कहते हैं क्राई, इसके बारे में लिखा भी, मैंने बाद में लिखा भी है। तो ये जो क्राई जीन होता है, जिस किसी प्लांट में हम इसे पुट कर देंगे, देखना पड़ेगा उसमें पुट किया जा सकता है कि नहीं, वो सब बाद में देखेंगे हम, यानी कि बायोटिक वन में देखेंगे। अब सिर्फ यहाँ समझ लो, आप पुट करेंगे तो वो पर्टिकुलरली उस चीज़ के लिए वो रेजिस्टेंट हो जाएगा। यानी कि अगर हम उसे खाते हैं तो वो हमारे लिए कोई भी इफ़ेक्ट नहीं करेगा हमारे जो शरीर के अंदर। लेकिन अगर कोई इंसेक्ट उसे खाएगा ना तो उसके शरीर में वो इफ़ेक्ट करेगा, ठीक है। अब क्या होता है, देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन आ सकता है, अगर क्राइजीन अगर किसी प्लांट में अगर हम पुट कर देंगे और उससे अगर कोई इंसेक्ट खाने आएगा तो इंसेक्ट मर जाएगा। लेकिन अगर वो जीन तो वो बैसिलस thuringiensis के अंदर भी रहता है, तो बैसिलस thuringiensis क्यों नहीं मर जाता, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो इसका सीधा सीधा आंसर ये है, जब वो बैसिलस thuringiensis के अंदर वो जीन रहेगा और उसका जो टॉक्सिन होगा वो इनएक्टिव रहेगा। और इनएक्टिव टॉक्सिन जो होता है ना, वो इनएक्टिव टॉक्सिन को हम प्रोटॉक्सिन भी कह सकते हैं, ठीक है। इसे याद रखना, इनएक्टिव टॉक्सिन जो होता है उसे हम प्रोटोटॉक्सिन भी कह सकते हैं। वो एक क्रिस्टल के जैसे होता है, ठीक है। प्रोटोटॉक्सिन जो होता है यानी कि इनएक्टिव टॉक्सिन, वो एक क्रिस्टल की तरह होता है। और जब भी कोई इंसेक्ट उसे खा लेता है तो वो जो होता है वो उसके पेट में चला जाता है। अब पेट में चला जाकर उसका पेट में अंदर जो मीट गट, उसका पेट के अंदर जो पीएच है, वो पीएच से यानी कि अल्कलाइन पीएच, वो क्रिस्टल सॉल्यूबलाइज हो जाता है, ठीक है। सॉल्यूबलाइज हो जाने से उसका जो टॉक्सिन होता है वो प्रोटॉक्सिन से वो एक्टिव टॉक्सिन हो जाता है, यानी कि इनएक्टिव टॉक्सिन से वो एक्टिव टॉक्सिन में रूपांतरित हो जाए। सॉरी, बंगाली निकल गया मुख से थोड़ा सा। वो इनएक्टिव टॉक्सिन से एक्टिव टॉक्सिन हो जाता है, यानी कि जो होता है
वो यही होता है कि वो प्रोटॉक्सिन से कन्वर्ट होके एक्टिव टॉक्सिन हो जाता है। और उसका इंसेक्ट का जो मिड गट एपिथेलियल सेल है, अब ये एपिथेलियल सेल क्या होता है, मिड गट क्या होता है, ये सारा आप जो है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ेंगे। मैंने पहले ही कहा था बायोलॉजी में सब जगह कुछ ऐसा कुछ चीज़ें रहता है जो आपको समझ नहीं आ सकती। सिर्फ ये समझ लो, पहले फोर गट आता है, फिर मिड गट आता है और फिर हाइंड गट आता है। ठीक है, पहले फोर गट, फिर मिड गट, फिर हाइंड गट। फोर गट, मिड, ये क्या है, हटो ना यार, यहाँ से हटो। पहले फोर गट, फिर मिड गट, फिर हाइंड गट। ठीक है, चलो याद रखना क्या हो रहा है। हाँ ये और उसका जो सेल है उस सेल के अंदर वो स्पोर कर देता है। ठीक है, या स्पोर फॉर्म कर देता है। स्पोर फॉर्म कर देने से क्या होगा, शरीर का जो भी पानी है सब कुछ उस सेल में जाने लगेगा और सेल जो होगा वो स्वेल हो जाएगा। ठीक है, और ये जो इंसेक्ट है उसको भूख नहीं लगेगी, और भूख नहीं लगेगा तो खाली पेट में रह कर वो खुद से ही मर जाएगा। ठीक है, ऐसा ये काम करता है। क्या होता है, जो इनएक्टिव प्रोटोटॉक्सिन होता है, यानी कि जो सिंपल, अब ये समझ लो, एक बार ध्यान से सुनो, जो टॉक्सिन होता है जब वो बैसिलस thuringiensis के अंदर रहेगा तो इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, उसे हम प्रोटोटॉक्सिन कहेंगे। ठीक है, वो क्रिस्टल फॉर्म में होता है। जब भी कोई इंसेक्ट उसे खाएगा, उसके जो पेट का जो एल्कलाइन pH है उसके वजह से वो क्रिस्टल पिघल जाएगा। पिघल जाने से जो टॉक्सिन होता है प्रोटोटॉक्सिन, वो एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा। कन्वर्ट होने से क्या होगा, उसका पेट का जो मिड गट एपिथेलियल सेल है उसमें स्पोर फॉर्म कर देगा। स्पोर फॉर्म करने से क्या होगा, इंसेक्ट का जो शरीर का जितना भी पानी है सब उसके सेल में जाने लगेगा, सेल स्वेल हो जाएगा, उससे उसको भूख नहीं लगेगी। भूख नहीं लगने से वो कुछ खा नहीं पाएगा, और खा नहीं पाएगा तो खुद ही मर जाएगा। ऐसे सारा चीज़ें काम करता है। आप इसमें जो ये सारा कुछ जो लिखा हुआ है इसे आप पढ़ लेना। ठीक है, खुद से मैंने जो कहा वही लिखा गया है, कुछ अलग नहीं है। ठीक है, अब देख लेना। चलो, इसका जो एग्जाम्पल है ये दिया गया है, बीटी कॉटन, बीटी कॉर्न, बीटी राइस, टोमेटो, पोटैटो, सोयाबीन, और भी कुछ जो डिस्कवर हुआ है अभी भी। अगर आप न्यूज़पेपर डेली पढ़ते हो तो आपको शायद पता होगा, कुछ अभी भी डिस्कवर हुआ है। तो यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, एनसीईआरटी में दिया गया है तो मैंने सिर्फ यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं इसके कुछ बारे में। इससे हम कैसे याद रखेंगे, इसको तो देखो आपको याद करना पड़ेगा। देखो क्या, जो लेपिडोप्टेरन्स जो होता है, लेपिडोप्टेरन्स वो जो होता है वो टोबैको, बर्डवर्म और आर्मी वर्म होते हैं। अब ऐसे याद रख सकते हो, जो लेपिडोप्टेरन्स होते हैं ना, लेपिडोप्टेरन्स वो सारे वर्म होते हैं। ठीक है, ऑप्शन में जितना भी वर्म दिया रहेगा वो सारे लेपिडोप्टेरन्स होंगे। कैसे याद रखना, जो लेपिडोप्टेरन्स होते हैं वो वर्म्स होते हैं। ठीक है, नाम को, ये जो टोबैको है, आर्मी है, उसे कुछ याद रखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ वर्म को याद रखना, उससे कम चल जाएगा। जो कॉल्यूप्टेरन्स होते हैं वो बीटल्स होते हैं। ठीक है, इसे भी याद रखना, कॉल्यूप्टेरन्स जो होते हैं बीटल्स होते हैं, और जो डिप्टेरन्स होते हैं फ्लाइज होते हैं, मॉस्किटो होते हैं। क्या होते हैं, कॉल्यूप्टेरन्स जो होते हैं बीटल्स होते हैं, डिप्टेरन्स जो होते हैं फ्लाइज होते हैं, मॉस्किटो होते हैं। ये देखो यहाँ पर मैंने क्राइजिन के बारे में भी लिख दिया है। ठीक है, आपको पता चल जाएगा, और मॉस्किटो ये याद रखना। ठीक है, अच्छा, ये जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं यहाँ VVI में यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, VVI है ये। क्राई 1AC और क्राई 2AB जो होता है, क्राई 1AC और क्राई 2AB जो होता है वो कॉटन बॉलवर्म्स में देखा जाता है। किसमें, कॉटन बॉलवर्म्स में देखा जाता है। और जो क्राई 1AB है वो कॉर्न बोरर में देखा जाता है। ठीक है, क्राई 1AC पहले 1 आया तो उसके बाद 2 आएगा। क्राई 1AC, क्राई 2AB, पहले AC आएगा, पहले AC और आएगा, फिर AB आएगा। ठीक है, ऐसे याद रखना। क्राई 1AC, क्राई 2AB जो होते हैं वो कॉटन बॉलवर्म्स के लिए होते हैं। और क्राई 1AC आ गया, क्राई 2AB यहाँ पर आ गया, क्राई 2 अगर आएगा तो क्राई 1 भी तो रहेगा ना। तो जो क्राई 1AB है, क्राई 1AB, उसमें जो क्या होता है, उसमें होता है कॉर्न बोरर। ठीक है, उसमें कॉर्न बोरर देखा जाता है। चलो अब आ जाते हैं पेस्ट रेजिस्टेंट प्लांट में। इसके बारे में जो होता है देखो, जो नीमाटोड मैलिडोनिया होता है उसका जो फुल नेम होता है वो होता है मैलिडोनिया इनकॉग्नेसिया। ठीक है, मैलिडोनिया इनकॉग्नेसिया। ये क्या करता है, जो
टोबैको प्लांट जो है ना, टोबैको प्लांट में वो उसका जो प्रोडक्शन होता है, यील्ड होता है, उसका वो रिड्यूस कर देता है। सीधा सीधी ये आप कह सकते हो, जो रिडक्शन ऑफ यील्ड होता है उसे वो डिक्रीज करता है। ये क्या बोल गया मैं, रिडक्शन ऑफ यील्ड क्या होता है अभी जो सॉरी उसका जो प्रोडक्शन होता है उसको डिक्रीज करता है। मैलिगडोनिया इनकॉग्नेसिया जो है एक निमाटोड है, वो टोबैको प्लांट का प्रोडक्शन डिक्रीज करता है। क्या लिखा है पढ़ लो। जो निमाटोड मैलिगडोनिया इनकॉग्नेसिया है वो इन्फेक्ट्स द रूट्स ऑफ द टोबैको प्लांट, रूट्स पे इफेक्ट करता है, याद रखना, क्वेश्चन आ सकता है। जो रूट्स में है वो, रुक जाओ, जो है वो रूट्स में इफेक्ट करता है, किसके, टोबैको प्लांट में, ठीक है। और कॉज करता है ग्रेट रिडक्शन इन यील्ड, जो यील्ड होता है वो रिड्यूस कर देता है। आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में बात किया गया है। सेम मैलिगडोनिया इनकॉग्नेसिया यानी कि टोबैको प्लांट के बारे में जब बात होगी, मैलिगडोनिया इनकॉग्नेसिया टोबैको प्लांट के यील्ड डिक्रीज के बारे में जब भी बात होगी, आपके माइंड में क्लिक होना चाहिए, यहाँ पर आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में बात किया गया है, mRNA साइलेंसिंग के बारे में बात किया गया है, और डबल स्टैंडर्ड आरएनए के बारे में बात किया गया है, ठीक है। ऑल यूकेरियोट्स में आरएनए इंटरफेरेंस देखा जाता है यानी कि पुट किया जाता है, ठीक है। क्या क्या याद रहना चाहिए आपको, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। चलो, जब भी टोबैको प्लांट के जो है बारे में बात किया जाएगा, उसका जो प्रोडक्शन रिड्यूस के बारे में बात किया जाएगा, आपको दिमाग में ये आना चाहिए, निमाटोड, NEMATODE, निमाटोड मैलिगडोनिया इनकॉग्नेसिया के बारे में आपके दिमाग में आना चाहिए, ठीक है। और क्या आना चाहिए, आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में, यानी कि RNAi के बारे में आपके दिमाग में। और क्या आ जाता है, आ जाना चाहिए, RNAi जो है वो ऑल यूकेरियोट्स में देखा जाता है, ऑल यूकेरियोट्स, मैं सॉफ्ट फॉर्म में लिख देता हूँ यूके, ठीक है। ऑल यूकेरियोट्स में देखा जाता है। और क्या देखा जाता है, जो mRNA जो होता है ना, mRNA, उसका साइलेंसिंग देखा जाता है, यानी कि साइलेंसिंग ऑफ mRNA, उसका जो साइलेंसिंग होता है, SILENCING, साइलेंसिंग देखा जाता है। और क्या देखा जाता है, और क्या दिमाग में आना चाहिए, डबल स्टैंडर्ड आरएनए के बारे में दिमाग में आना चाहिए। सिंगल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, डीएनए, सारा कुछ मैंने आपको बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में जब मैं वायरस पढ़ा रहा था तो पढ़ा दिया था, ठीक है। निमाटोड और मैलिगडोनिया इनकॉग्नेसिया के, रुको पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, चलो। निमाटोड मैलिगडोनिया इनकॉग्नेसिया के बारे में आपको ध्यान रखना होगा, आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में ध्यान रखना होगा। ध्यान रखना कि आपको रट्टा मारना है, जब भी टोबैको प्लांट के प्रोडक्शन के रिड्यूस के बारे में बात किया जाएगा, आपके दिमाग में यही आना चाहिए, मैलिगडोनिया इनकॉग्नेसिया, आरएनए इंटरफेरेंस को हम उसमें इंट्रोड्यूस करते हैं, ऑल यूकेरियोट्स में वो देखा जाता है, mRNA को हम साइलेंस कर देते हैं, mRNA को, और उसमें जो आरएनए देखा जाता है वो डबल स्टैंडर्ड आरएनए होता है, और कुछ भी नहीं है, ठीक, और कुछ भी नहीं है, सारा कुछ करवा दिया। चलो, और पेन का कलर फिर से चेंज कर लेते हैं, और ये सारा कुछ जो है, ये देखना क्या क्या लिखा गया है, ठीक है। देखो, मैं थोड़ा सा एक बार पढ़ ही देता हूँ, चलो। दिस मेथड, ये देखो, दिस मेथड इन्वॉल्व साइलेंसिंग ऑफ स्पेसिफिक mRNA ड्यू टू ए कॉम्प्लीमेंट्री डबल स्टैंडर्ड आरएनए, ये देखो डबल स्टैंडर्ड आरएनए molecules that binds to and prevents translation of the mRNA, यानी कि प्रिवेंट है ट्रांसलेशन ऑफ mRNA, उसे हम क्या कहते हैं, साइलेंसिंग कहते हैं, ठीक है, उसे हम साइलेंसिंग कहते हैं। और जो आरएनए इंटरफेरेंस है, यानी कि RNAi है, वो सभी जो ऑल यूकेरियोट्स में वो टेक प्लेस होता है, ठीक है, यानी कि ऑल यूकेरियोट्स में वो देखा जाता है। चलो इसे थोड़ा सा देख लेते हैं, ये क्या है, नीचे है क्या, नीचे भी है। चलो, टोटल जो अब आ जाते हैं मेडिसिन के बारे में। यहाँ पर हम बायोटेक्नोलॉजी का मेडिसिन पे एप्लीकेशन देखेंगे। तो मेडिसिन पे जो एप्लीकेशन है वो है जो 30 रिकॉम्बिनेंस थेरापेटिक रिकॉम्बिनेंस जो होता है
थेरापेटिक रिकॉम्बिनेंट 30 है, गोटा ऑल ओवर वर्ल्ड में वो चलता है, ठीक है। कहाँ पर? ऑल ओवर वर्ल्ड में चलते हैं, और भारत में यानी कि हमारा जो प्यारा इंडिया है उसमें सिर्फ 12 चलता है, ठीक है, 12 पाए जाते हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड में टोटल 30 पाए जाते हैं, और इंडिया में टोटल उसके जो है यानी कि 30 में से 12 पाए जाते हैं, ठीक है। ये जो नंबर है 12 और ये जो नंबर है 30, ये रुक जा यार, ये 30 यहाँ पर पाए जाते हैं वर्ल्ड में, और 12 सिर्फ हमारे इंडिया पे पाए जाते हैं। अब जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन के बारे में, जेनेटिकली ये फास्ट मैन मेड हार्मोन है, लिख दिया है सारा कुछ, चिंता करने की कोई बात नहीं है। देखो यहाँ पर लिखा है फास्ट मैन मेड हार्मोन है, और इसे हम ह्यूमुलिन भी कहते हैं, ह्यूमुलिन भी। मेरे हैंड राइटिंग बारे में कोई भी नहीं हंसेगा, ठीक है। चलो, ह्यूमुलिन क्यों? ह्यूमन इंसुलिन, ह्यूमन का ह्यू, इंसुलिन का सुलिन, ह्यूमुलिन यानी नहीं, लीन ह्यूमुलिन। मैं पहले बता देता हूँ ह्यूमुलिन क्या है क्या नहीं है। देखो, पहले जो था प्राचीन काल में आप कह सकते हो, ठीक है, जो पहले जो था वो कैसे आकर, जो स्लॉटर्ड पिग्स है, कैटल है, उसका जो पैनक्रियास था उसमें से हम इंसुलिन क्या करते थे, उसको क्या करते हैं, क्या टर्म क्या है उसके लिए, देखो टर्म भूल चल रहा हूँ, कलेक्ट करते थे। जो स्लॉटर्ड पिग्स है, कैटल है, उसको जो उसका पैनक्रियास से हम जो इंसुलिन है उसे हम कलेक्ट करते थे। लेकिन उसमें क्या होता था, देखिए वो तो कोई फॉरेन बॉडी का प्रोटीन है ना, इंसुलिन तो प्रोटीन होता है, कोई फॉरेन बॉडी का प्रोटीन है। जब उसे लेते थे तो सभी के अंदर नहीं, अब ये मान सकते हो कि हर 10 पेशेंट में से 1 पेशेंट या 2 पेशेंट में, ठीक है, आप ऐसे मान सकते हो। ऐसा कोई बात नहीं है, मैं सिर्फ आपको समझने के लिए बोल रहा हूँ। 1 या 2 पेशेंट में सिर्फ कुछ जो एलर्जिक रिएक्शंस है वो देखा जाता था, ठीक है, क्योंकि जैसे कि वो फॉरेन प्रोटीन है इसीलिए। अब आ जाते हैं 1983 के बारे में, ठीक है। जब 1983 में एक अमेरिकन कंपनी था, उसका नाम था एली लिली, ठीक है। उसने जो बायोटेक्नोलॉजी है उसका यूज़ करके, जिसमें वो ई कोलाई यानी कि एस्चेरिचिया कोलाई को प्लाज्मिड की तरह यूज़ किया था, जो रिकॉम्बिनेंट है, फास्ट रिकॉम्बिनेंट जो हमारा हार्मोन है यानी कि ह्यूमुलिन, वो प्रोड्यूस किया था, ठीक है। उन्होंने बनाया था, डिस्कवर किया था। वो बीटी टॉक्सिन की तरह यानी कि टॉक्सिन की तरह पहले इनएक्टिव फॉर्म में था ह्यूमुलिन, और फिर जब हम उसे लेते थे वो एक्टिव हो जाता, ठीक है। जब वो इनएक्टिव फॉर्म में जब हो जाता था तो इनएक्टिव फॉर्म में उस पर 3 चेन देखे जाते थे, ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड, सी पेप्टाइड। जब हम उसे लेते थे तो सिर्फ उसमें ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड देखा जाता था, ठीक है। इसमें हम एक पेज के ऐड कर लेते हैं, फिर आपको समझाते हैं। जब इनएक्टिव फॉर्म में था तब उसमें ए पेप्टाइड, बी पेप्टाइड और सी पेप्टाइड देखा जाता था। जब वो एक्टिव हो जाता है तब उसमें से ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड देखा जाता है, सी पेप्टाइड निकल जाता है, ठीक है। और ये जो पेप्टाइड है ना, ये जो पेप्टाइड है, ये एक पेप्टाइड है, ये एक पेप्टाइड है, ये दोनों पेप्टाइड अपने खुद से जो डाइसल्फाइड जो बॉन्ड है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा रहता था, ठीक है। क्या से? डाइसल्फाइड। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिखा भी है, ये देख लेना, याद कर लेना, ठीक है। डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ा रहता था, ठीक है, समझ गए। इनएक्टिव फॉर्म में ए बी सी 3 पेप्टाइड चेन रहते थे। एक्टिव फॉर्म जब हम उसे लेते थे तब उस एक्टिव हो जाता था, और वो सिर्फ ए पेप्टाइड और बी पेप्टाइड रहता था, सी पेप्टाइड निकल जाता था, तब वो एक्टिव हो जाता है। ये क्वेश्चन आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, इसे याद रखना। और जो दोनों चीज़ें डाइसल्फाइड बॉन्ड से 2 पेप्टाइड चेन एक से दूसरे से जुड़े रहते थे, ठीक है। सभी कुछ यही लिखा है, ये देखो, इंसुलिन के प्रेजेंस ऑफ स्लॉटर्ड पैनक्रियास ऑफ स्लॉटर्ड कैटल एंड पिग्स से लिया जाता था। सम पेशेंट्स को जो है एलर्जिक रिएक्शंस देखा था, टाइप ऑफ रिएक्शंस देखा जाता था। फॉरेन प्रोटीन है। 1983 में एली लिली नाम के एक अमेरिकन कंपनी था जिसमें प्रिपेयर किया था 2 DNA सीक्वेंस कॉरस्पॉन्डिंग ए एंड बी पेप्टाइड के बारे में, चेन्स के बारे में, जिसे हम ह्यूमन इंसुलिन कहते हैं, ह्यूमन इंसुलिन जिसे हम कहते थे, इंट्रोड्यूस किया था ई कोलाई प्लाज्मिड के अंदर। अब
अब सोचते हैं कि ये ई कोलाई प्लाज्मिड क्या है। मैं ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको बता देता हूँ। देखियो, अगर आप कुछ भी तैयार करते हो तो उसे तो एक बैक्टीरिया में 1 ग्राम 1.5 ग्राम ऐसा प्रोड्यूस करके तो कुछ नहीं होगा ना, उसे आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में जो प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको उसको ग्रो करना पड़ेगा। ये तो प्रोटीन है ना, ये प्रोटीन को ग्रो करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसका जो डिज़ायर्ड जो डीएनए है उसको हम किसी प्लाज्मिड में इंजेक्ट कर देते हैं, और वो ई कोलाई यानी कि ई कोलाई के अंदर ई कोलाई अपना जो रिप्रोडक्शन करता है या कुछ भी करता है, अपना जो नंबर है वो ग्रो करता है, और ग्रो करने के साथ साथ हमारा जो डिजायर्ड प्रोटीन है उसका अमाउंट भी ग्रो करने लगता है। ठीक है, ऐसे हम इसे ग्रो करते हैं, इसीलिए इसे हम जो है प्लाज्मिड में डालते हैं। ठीक है, चलो इसे थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा, रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, थोड़ा देर वेट कर लो। इसे थोड़ा सा ऊपर, ये देखो यहाँ पर भी मैंने ये लिख दिया है। ठीक है, यहाँ पर भी और कुछ नहीं है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पेज में। अब नेक्स्ट पेज में क्या है, तो ये देखो, ये डाई सल्फाइड जो बॉन्ड है जो जुड़ा रहता है, मैंने वो भी यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, अब आ जाता है जीन थेरेपी के बारे में। जीन थेरेपी आपको कुछ नहीं याद रखना पड़ेगा। अब क्वेश्चन आ जाता है कि जीन थेरेपी क्या है। ठीक है, अब ऐसा याद रखना आप सब, जो आप जब बॉर्न किया कोई बेबी जो बॉर्न हुआ जब, ठीक है, उसमें देखा गया कि कोई जेनेटिकल इशू है, उसके जो शरीर है उसके शरीर में कोई जेनेटिकल इशू है, और उसके वजह से उसे थोड़ा दिक्कत हो रही है, हेल्थ इशू हो रहा है। तो क्या करते हैं जीन थेरेपी पे, तो उस जीन को हम निकाल कर एंडोन्यूक्लियस से हम काटते हैं, उसे मॉलिक्यूलर सीजर कहते हैं एंडोन्यूक्लियस को। ठीक है, और लाइगेज जो होता है उसे हम मॉलिक्यूलर ग्लू कहते हैं। तो एंडोन्यूक्लियस से हम उस जीन को काट कर, जो खराब जीन है वहाँ पर उसको काट कर हम जो सही जीन है उसे हम अटैच करते हैं, इसे हम जीन थेरेपी कहते हैं। ठीक है, अब से मोटा मोटा ये समझ लो, उसे हम जीन थेरेपी कहते हैं। क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा कुछ भी, क्वेश्चन यहाँ से आएगा कि जो फर्स्ट जीन थेरेपी है उसे वो किसे दिया गया था। वो दिया गया था 1990 पे दिया गया था, 4 इयर्स ओल्ड गर्ल को दिया गया। एक 4 इयर्स का एक बच्ची है जिसको ये जीन थेरेपी फर्स्ट दिया गया था। और इस जीन थेरेपी का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन है VVI, जहाँ से क्वेश्चन आया भी है और आ भी सकता है, वो है इसका एग्जाम्पल एडिनोसिन डायमिनेज, यानी कि ADA डेफिशिएंसी। ठीक है, इसे याद रखना, वो जो है वो होता है एडिनोसिन डायमिनेज। ठीक है, क्या होता है, टी लिम्फोसाइट जो है वो डिक्रीज हो जाता है, टी लिम्फोसाइट है वो डिक्रीज हो जाता है। इसका ट्रीटमेंट क्या क्या है, अभी 2 ही ट्रीटमेंट है, एक है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन और दूसरा है एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी। बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन एंड एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी, ये दोनों याद रखना। और इसमें हम रेट्रोवायरल वेक्टर यूज़ करते हैं। हम जो उसे माने इंजेक्ट करते हैं ना, जब कोई एनिमल के अंदर जब इंजेक्ट करते हैं तो उसमें हम वेक्टर की तरह हम रेट्रोवायरस को यूज़ करते हैं। ठीक है, इसे हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ेंगे, बायोटेक्नोलॉजी में ये है। ठीक है, और जब कोई प्लांट होता है, जब प्लांट के अंदर जब हम किसी भी चीज़ को इंजेक्ट करते हैं, जीन को यानी कि, तब हम वेक्टर के रूप में यूज़ करते हैं एगरोबैक्टीरियम को। ठीक है, एनिमल के केस में हम यूज़ करते हैं रेट्रोवायरस को, और प्लांट के केस में हम यूज़ करते हैं एगरोबैक्टीरियम को। ठीक है, ये दोनों रट लेना, क्वेश्चन यहाँ से आया भी है नीट पे और आ भी सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। एनिमल के केस में रेट्रोवायरस यानी कि रेट्रोवायरल, और प्लांट के केस में एगरोबैक्टीरियम। चलो, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस के बारे में लिखा गया है, कैसे हम मॉलिक्यूलर जो है उसे डायग्नोस करते हैं। यहाँ से कुछ सही हुए उस तरह के कोई क्वेश्चन नहीं आता। ये इसका जो प्रोब है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये सिंगल स्टैंडर्ड DNA क्या होता है, सिंगल स्टैंडर्ड होता है, सिंगल स्टैंडर्ड यानी कि SS होता है। DNA भी हो सकता है, या SS RNA भी हो सकता है। सिंगल स्टैंडर्ड DNA RNA जो होता है उसे हम जब रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल हो जाता है, टैग करते हैं, तो उसको हम प्रोब कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, VVI है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सिंगल स्टैंडर्ड DNA और RNA को जब हम रेडियो एक्टिव मॉलिक्यूल के साथ जब हम टैग करते हैं तो उसे हम प्रोब कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर अच्छा, मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस कैसे करते हैं, कितना ऑप्शन है हमारे पास, रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी है,
हमारे प्लस पॉलीमरेज चेन रिएक्शन है, बायोटेक 1 में भी पढ़ेंगे पॉलीमरेज चेन यानी कि पीसीआर। पीसीआर किस में यूज़ किया जाता है? एड्स और कैंसर डिटेक्शन में, ठीक है। एड्स और कैंसर डिटेक्शन में इसे हम यूज़ करते हैं। एड्स और कैंसर के बारे में आप ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में भी पढ़ेंगे। एड्स होता है HIV के लिए, HIV वायरस जो है उसके लिए, और कैंसर जो होता है, कैंसर कई तरह के जो प्रॉपर्टीज़ है उसे शो करता है। कुछ जो नॉर्मल सेल शो करता है, कैंसर सेल उसको शो नहीं करता, ठीक है। ये जो डिफरेंस है जो भी है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में पढ़ेंगे, ठीक है, वहाँ पर डिटेल में। यहाँ पर सिर्फ ये याद रख लो, जो PCR होते हैं वो यूज़ किया जाता है सिर्फ एड्स और कैंसर डिटेक्शन के लिए। एलिजा का फुल फॉर्म आता है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉल्वेंट ऐसे, अच्छे से याद रखना। VVI है ये भी VVI है और ये भी VVI है। सारा कुछ मैंने जो लिखाया है, क्वेश्चन आएगा तो यहाँ से ही आएगा, नहीं तो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस से क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। कोई आएगा तो यहाँ से आएगा, नहीं तो नहीं आएगा यहाँ से। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन PCR होता है, एड्स और कैंसर के लिए डिटेक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉल्वेंट ऐसे एलिजा के लिए होता है, और वो बेस्ड होता है एंटीजेन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के ऊपर। एंटीजेन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के ऊपर, एंटीजेन एंटीबॉडी इंटरेक्शन के ऊपर। समझ गए? याद हुआ? चलो अब आ जाते हैं ट्रांसजेनिक एनिमल्स के बारे में। यहाँ पर ये डेफिनेशन लिखा गया है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैसे किसको कहते हैं, क्या कहते हैं। सिंपल वही समझ लो, हमारा कोई डिज़ायर जो जीन है उसे हम किसी एनिमल पे पुट कर देते हैं, और उससे हम डिज़ायर एनिमल्स, हमारा जैसा कैरेक्टरिस्टिक का एनिमल चाहिए वो बनाते हैं, उस एनिमल को हम ट्रांसजेनिक एनिमल कहते हैं, ठीक है। ये समझ लो। और ये हम क्यों बनाते हैं, इसका जो यूजेस है वो यहाँ पर लिखा गया है, ठीक है, वो हम देखते हैं बाद में। और 95% जो ट्रांसजेनिक एनिमल है, TA यानी कि ट्रांसजेनिक एनिमल, मैंने शॉर्ट में लिखा है, जो एनिमल है वो 95% माइस होता है, ठीक है। याद हो गया? चलो अब एक इम्पोर्टेंट बात, ये जो है ना, मैंने जो यूजेस लिखा है, यूजेस NCERT में भी है, और इसके साथ NCERT में बहुत बड़ा बड़ा पैराग्राफ लिखा है। पैराग्राफ पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ बता दूंगा कौन सा पैराग्राफ पढ़ना है उसके अंदर, ठीक है। अगर आप पढ़ना चाहे तो मैं बता दूंगा, क्योंकि बाकी पैराग्राफ में से कोई भी क्वेश्चन नहीं बन सकता, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन नहीं बन सकता, सिर्फ वहाँ पर स्टोरी लिखा है, कुछ भी नहीं है वहाँ पर, ठीक है। चलो यहाँ पर 3 यूजेस है, और यहाँ पर टोटल 3 यूजेस नहीं है, यहाँ पर जो है सिर्फ 3 यूजेस है, टोटल 5 यूजेस है। नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, स्टडी ऑफ डिजीजेस, और क्या था, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स था, केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग था, और वैक्सीन सेफ्टी था। इसमें से सिर्फ जो है आपको जो यहाँ पर जो ये बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स लिखा गया है, सिर्फ वही आपको पढ़ना है, उसका पैराग्राफ, ठीक है। उसका पैराग्राफ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने सब कुछ नोट्स पे लिख दिया है, दिखाऊंगा मैं अभी। लेकिन अगर आप NCERT पढ़ना चाहो तो सिर्फ इसी पैराग्राफ को पढ़ना, बाकी पैराग्राफ को पढ़कर टाइम वेस्ट मत करना, ठीक है। ये देखो, नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट है, स्टडी ऑफ डिजीज़ है, और बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स है, ठीक है। बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स के अंदर देखते हैं क्या क्या है। ये देखो, जो ह्यूमन प्रोटीन है, यानी कि जो अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है, किसको ट्रीट करने में यूज़ किया जाता है? एम्फाइसीमा, ठीक है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आप ये पढ़ेंगे। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो एम्फाइसीमा होता है, तो एम्फाइसीमा किसके लिए होता है? सिगरेट स्मोकिंग के लिए, ठीक है। और इसमें जो एल्वियोलाई वाल है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। एम्फाइसीमा के कैरेक्टरिस्टिक्स ही यही है कि उसका जो एल्वियोलर वाल है वो डिक्रीज हो जाता है। इससे आपको एम्फाइसीमा है वो आपको पता चलेगा। क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उसमें हम देखेंगे, टेंशन मत लो। और एम्फाइसीमा किस लिए होता है? मेनली कॉज होता है ये सिगरेट स्मोकिंग के लिए, ठीक है। सिगरेट स्मोकिंग के लिए एम्फाइसीमा होता है। जो 1997 जो है, 1997 में जो ट्रांसजेनिक काउ है रोजी, इसके बारे में मैंने कल जब आपको ये चैप्टर का ओवरव्यू दिया था तो मैंने बताया था। देखो भाई, कोई काउ भी इतना फेमस हो सकता है कि रोजी, उसका नाम बायोलॉजी का NCERT बुक में है, उससे क्वेश्चन भी आता है रोजी के ऊपर। रोजी जो था वो प्रोड्यूस करता था ह्यूमन प्रोटीन, जो है ह्यूमन प्रोटीन एनरिच्ड मिल्क प्रोड्यूस करता था। कितना प्रोटीन होता था? ह्यूमन प्रोटीन। उस ह्यूमन प्रोटीन का नाम था अल्फा लैक्टाबुमिन। याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्या नाम था? अल्फा लैक्टाबुमिन। अल्फा लैक्टाबुमिन याद रखना, अल्फा लैक्टाबुमिन, और अल्फा लैक्टाबुमिन याद रखना, अच्छे से याद रखना। और यहाँ पर रोजी याद रखना, 1997। ये जो ईयर्स है इसे मैं याद करने की ट्रिक आपको बताऊँगा। 2.4 ग्राम पर लीटर जो था वो प्रोटीन देता था, ठीक है। 2.4 ग्राम पर लीटर ह्यूमन प्रोटीन।
और वैक्सीन सेफ्टी और केमिकल सेफ्टी के लिए, सेफ्टी टेस्टिंग के लिए हम जो ट्रांसजेनिक एनिमल बनाते हैं, ठीक है। अब जो एथिकल इशू है, एथिकल इशू के अंदर ये एक टॉपिक है, GEAC क्या होता है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। कोई भी आप जेनेटिकली इंजीनियर आप या एनिमल्स आप नहीं बना सकते हो। ऐसा कोई भी एनिमल जो हमारा इन्वायरमेंट के लिए जो हानिकारक हो सकता है, डेंजरस हो सकता है, ऐसा कोई भी आप नहीं बना सकते हो, ठीक है ना। ये जब चीज़ है, कौन क्या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म बना रहा है, इसे जो देखभाल करता है वो होता है GAC, यानी कि जेनेटिकल इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी। अगर ये आपको आपके प्रोजेक्ट को अप्रूव करता है तभी सिर्फ आप उस प्रोजेक्ट में काम कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते हो, ठीक है। ये सब करने में बहुत ही ज़्यादा खर्चा आता है। जो साइंटिस्ट है उन साइंटिस्ट को जो हमारा जो गवर्नमेंट है वो फंड देता है, ठीक है, ये सारा जो चीज़ें है उसको करने के लिए। क्योंकि जब अगर कोई साइंटिस्ट अगर कोई चीज़ अगर बनाता है तो उसका जो जो क्या है बोलेंगे, जो यूजेस है, जो अच्छे दिख है, वो तो सारे तो हमारे हम ही तो उसे यह करेंगे ना, क्या करेंगे उससे, हम क्या कहते हैं हिंदी में, यूज़ करेंगे, उस सारी चीज़ों का हम ही यूज़ करेंगे। तो सरकार इसीलिए, गवर्नमेंट इसीलिए उनको फंड देता है, और उसका जो उसके लिए जो होता है उसके उनको अपना जो थॉट्स है वो आपको उनको बताना पड़ता है। अगर उनको लगा कि आपने जो प्रोजेक्ट में जो काम कर रहे हो वो सही प्रोजेक्ट है तो फिर वो लोग आपको फंड देंगे और उस चीज़ के बारे में रिसर्च करने की अनुमति देंगे, ठीक है। और वो जो कमिटी होता है उसे हम जेनेटिकली इंजीनियर अप्रूवल कमिटी कहते हैं, ठीक है। इंटरनेशनल है ये शायद। चलो हाँ, आ जाता है इसके बारे में। बड़ा सा पेज है लेकिन पेज में है कुछ नहीं, सिर्फ यही लाइन इम्पोर्टेंट है। 2 लाख के आसपास जो है, 2 लाख के आसपास हमारे पास राइस की वैरायटी है सिर्फ इंडिया में, ठीक है। और 1000 जो है वो मैंगो की वैरायटी है, वो बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन पे लिखा है, ठीक है। वही बात मैं पढ़ा हूँ तो मैं आपको बता देता हूँ, आप भी जब पढ़ोगे अब भी बता सकते हो, ठीक। 2 लाख स्पीसीज हमारे इंडिया पे राइस के हैं और 1000 स्पीसीज मैंगो के हैं। डाइवर्सिटी ऑफ राइस इन इंडिया रिचेस्ट इन दी वर्ल्ड। हमारा जो राइस का डाइवर्सिटी है वो रिचेस्ट है वर्ल्ड में, ठीक है। 27 वेराइटीज़ ऑफ बासमती पाया जाता है इंडिया पे। 27, समझ सकते हो कितना है, 27 वेराइटी का बासमती राइस पाए जाते हैं। और बासमती राइस किस लिए फेमस है, उसका जो यूनिक एरोमा होता है एंड फ्लेवर होता है। अब अगर आप कभी बासमती राइस खाए होगे तो आपको पता चलेगा वो थोड़ा लंबा होता है। नॉर्मल राइस जो हम खाते हैं ना उससे वो थोड़ा लंबा होता है, उसका कॉस्ट भी ज़्यादा होता है ऑब्वियसली, उसे हम नहीं खा सकते हैं हर रोज़। अगर घर पे बने आगे कोई 2-3 महीने के जो होता है, 2-3 महीने के बाद जो कभी अगर घर पे अगर किसी ओकेशन हुआ तब अगर घर पे अगर बासमती राइस का बने कुछ, तो आप देखोगे कि वहाँ पर अगर उसका जो राइस का जो साइज होता है ना वो अगर थोड़ा सा बड़ा होता है, नॉर्मल साइज के जो राइस का जो साइज होता है उससे थोड़ा बड़ा होता है, और खाने में भी वो ज़्यादा टेस्टी होता है, ज़्यादा खाया भी उसे नहीं जा सकता कहते हैं। मुझे पता नहीं, क्योंकि मुझे ये पता नहीं खाया जा सकता है या नहीं, लेकिन लोग कहते हैं कि उसे ज़्यादा नहीं खाया जा सकता। तो आप लोग मुझे बताना कि अगर बासमती राइस का अगर आपको खाने को मिले तो आप कितना खाते हो या फिर खा सकते हो, ठीक है। चलो मैं थोड़ा बहक गया था, कुछ चीज़ों में मेरी याद आने लगी, कुछ चीज़ों को, सॉरी इसके लिए। चलो, और जब 1997 जब एक अमेरिकन कंपनी था, देख रहे हो कैसे चीट किया है इंडिया को। एक अमेरिकन कंपनी है जिन्होंने पेटेंट बना लिया था, यानी कि उनका जो ये मानना था कि जो बासमती है उन्होंने पहले डिस्कवर किया है, लेकिन हमारे जो इंडिया के जो फार्मर्स है उन्होंने बहुत पहले ही बासमती को डिस्कवर किया था। 27 वैरायटीज़ का बासमती हमारे इंडिया पे पाए जाते हैं, और वो लोग क्या कह रहे हैं, उनका जो इंटरनेशनल कंपनी है वो कह रहे हैं जो बासमती है वो हमने पहले डिस्कवर किया था और उसका जो पेटेंट है उन्होंने ले लिया था। लेकिन फिर इंडिया गवर्नमेंट में कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया था
और कुछ चीज़ें हुआ था, उसके बाद जो है वो पेटेंट जो है वो कैंसिल हुआ था, ठीक है। लेकिन अगर एक मीटिंग होती है, अगर उसमें वो अगर पास हो जाता पेटेंट, तो फिर अगर इंडिया जो कुछ भी कर लेता लेकिन वो पेटेंट उनके पास ही रहता, तब कुछ नहीं किया जा सकता था, ठीक है। ये पेटेंट के बारे में एक चीज़ होता है, बट पेटेंट क्या होता है, देखिए आप ये समझो, अगर आपने कोई चीज़ अगर डिस्कवर किया है तो आप उसके पेटेंट बना लीजिएगा, ठीक है। अगर आप कोई चीज़ का पेटेंट अपने नाम से बना लेते हो, पहले देखना पड़ेगा जो वो चीज़ किसी और के नाम पे है कि नहीं। जब आप पेटेंट बनाने जाओगे तब वहाँ पर जो लोग रहेंगे वो उस चीज़ को देख लेंगे वो किसी और के नाम पे है या नहीं। अगर किसी और के नाम पे रहेगा तो आप नहीं ले पाओगे, अगर किसी और के नाम पे वो नहीं रहेगा तो आप उसका पेटेंट जो है उसे आप ले सकते हो, ठीक है। और उस जो पेटेंट है ना, उससे क्या फ़ायदा मिलेगा, अगर कहीं पर भी ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पर भी अगर वो चीज़ जो चीज़ आपके पेटेंट है वो चीज़ अगर कोई यूज़ करेगा तो उसको आपको पैसा देना पड़ेगा उस चीज़ को यूज़ करने के लिए, ठीक है। अगर आप समझो कोई एक रॉ मटेरियल है, वो रॉ मटेरियल को आपने पेटेंट बना लिया, ठीक है, तो उससे क्या होगा, ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर कोई भी कंपनी है कुछ भी है अगर और उस रॉ मटेरियल को यूज़ करेगा तो उस कंपनी को, चाहे वो नेशनल कंपनी हो या मल्टीनेशनल कंपनी हो, उसको आपको पैसा उसके बदले देना पड़ेगा, एक परसेंटेज है देना पड़ेगा। सोच सकते हो पेटेंट बनाना कितना यानी कि यूज़फुल है हमारे लिए लेकिन उसके लिए कुछ डिस्कवरी करना पड़ता है, ठीक है। कुछ डिस्कवर नहीं करोगे तो नहीं होगा। और उन्होंने उस मैंने अमेरिकन सम और कोई कुछ कंपनीज है जिन्होंने फिर से ट्राई किया, किसके लिए, नीम और टर्मरिक के लिए। यानी कि जो हमारे जो नीम पत्ता जो पाए जाते हैं जिसे हम मेडिसिनल ट्री जिसे हम कहते हैं, टर्मरिक यानी कि हल्दी जो है, वो दोनों चीज़ों का पेटेंट ले लेने के लिए भी उन्होंने कोशिश किया था लेकिन नहीं ले पाए। गरीमत रही कि वो नहीं ले पाए, ठीक है। अगर ले लेते तो फिर इंडिया के लिए बहुत ही एक ख़राब चीज़ हो जाता, ठीक है। तो 1997 पे अमेरिकन कंपनी ने बासमती का पेटेंट लेने की कोशिश की और टर्मरिक और नीम के भी उन्होंने लेने की कोशिश की। यानी कि किन किन के बारे में यहाँ पर लिखा गया है एनसीईआरटी में, बासमती, नीम एंड टर्मरिक, ठीक है। लास्ट का पेज आज का हमारा छोटा चैप्टर है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा। बायोपायरेसी। बायोपायरेसी क्या होता है, अगर एक यानी कि समझ लो, ये समझ लो कि हमारा इंडिया में बासमती है, ठीक है, बासमती राइस है, कोई मल्टीनेशनल कंपनी है दूसरा कोई देश का, अमेरिका की समझ लो, अमेरिका का कोई मल्टीनेशनल कंपनी है, वो हमारे बासमती राइस को दूसरे देश में बेच रहे हैं, ठीक है, यूज़ कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने हमसे परमिशन भी नहीं लिया, हमको उसके बदले में पैसा भी नहीं दिया, तो उस चीज़ को हम बायोपायरेसी कहते हैं। यानी कि हमारा जो बायो रिसोर्स है, हमारा परमिशन के अलावा, विदाउट आवर परमिशन, विदाउट गिविंग एनी मनी, अगर आप कोई कंपनी उसे यूज़ करता है, बेचता है और कंट्रीज़ में, तो उसे हम बायोपायरेसी कहते हैं, ठीक है। देख लो, जो हमारा डेफिनेशन है वो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ठीक है। और डेफिनेशन क्या था, द टर्म इज यूज्ड टू रेफर to the use of bioresources by multinational companies and other organization without proper authorization यानी कि परमिशन फ्रॉम द कंट्री। यानी कि अगर इंडिया का बासमती राइस को यूज़ कर रहा है, अगर उसने इंडिया से परमिशन नहीं लिया, प्रॉपर ऑथराइजेशन नहीं लिया कंट्रीज़ का, एंड पीपल कंसर्न विदाउट कॉम्पेंसेटरी पेमेंट, यानी कि अगर उन्होंने हमें कोई पेमेंट भी नहीं किया, हमारा परमिशन भी नहीं लिया, हमको कोई पेमेंट भी नहीं दिया, फिर भी वो अगर उसे यूज़ कर रहे हैं तो उसे हम बायोपायरेसी कहेंगे, ठीक है। चलो, सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ पढ़ा दिया। एनसीईआरटी का कोई एक लाइन नहीं बचा जो मैंने आज आपको नहीं पढ़ाया।
हर एक लाइन एनसीईआरटी का मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, जो भी है एनसीईआरटी के अंदर जो भी है सारा कुछ मैंने आज आपको पढ़ा दिया। एक बार सिर्फ इसे रीडिंग मार लेना। मैंने जो जो टर्म आपको किया है मैलिडोनिया इनकॉग्निजेंस के बारे में, जो जो टर्म मैंने आपको दिया है आरएनए इंटरफेरेंस के बारे में, डबल स्टैंडर्ड आरएनए, प्रोब, ये सारा कुछ जो है अच्छे से उसे एक बार पढ़ लेना, सारा कुछ याद हो जाएगा। छोटा चैप्टर है इसीलिए मैंने इसे आज लिया था, क्वेश्चन भी ज़्यादा आता है, चैप्टर भी ईजी है, ठीक है। और चलो ज़्यादा देर की क्लास नहीं होगी आज, क्लास तो समाप्ति हो गया। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, अगर पसंद है, नहीं पसंद है तो मत करना, ठीक है। और चाहो अगर खुद की अगर मन से अगर इच्छा हो कि नहीं भैया का चैनल थोड़ा सा शेयर करते हैं, ये वीडियो थोड़ा सा शेयर करते, तो आप शेयर भी कर देना, ठीक है। अगर नहीं इच्छा हुई तो मत करना, फिर से वही एक बात। तो चलो आज के लिए बस इतना ही, यहाँ पर ही हमारी जो क्लास है वहाँ समाप्त करते हैं और मिलते हैं आप सभी लोगों से मेरी अगली वीडियो में। यानी कि देखते हैं अगली वीडियो आज भी आ सकता है और कल भी आ सकता है। आज की जो अगर आज की वीडियो आए तो प्लान किंगडम का PYQ आएगा, ठीक है। और अगर कल है तो कल इस चैप्टर के जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस है उसका सेशन आएगा और फिर PYQ आएगा, ठीक है, प्लान किंगडम का आएगा। यानी कि आज भी 2 क्लास आ सकता है या कल 2 क्लास आ सकता है, ठीक है। मैं कोशिश करूँगा आज प्लान किंगडम क्लास को अपलोड करने की, ठीक है। मैं देखता हूँ होता है कि नहीं, और आज नहीं हुआ तो कल तो ज़रूर होगा। और हो सकता है कि प्लान किंगडम 2 क्लास में आएगा, ये भी हो सकता है कि आज एक क्लास आए प्लान किंगडम PYQ का, कल एक क्लास, क्योंकि प्लान किंगडम का जो PYQ है ना बहुत सारा है, ठीक है। देखते हैं। तो चलिए आज यहीं पर आज तक यही मिलते हैं मेरी आज की वीडियो पे या कल की वीडियो पे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, पढ़ते रहिए, ठीक है, अच्छे से पढ़िए। चलो अलविदा दोस्तों, बाय।